नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नए साल का आगमन हो चुका है। शीत ऋतु अपने पूरे उफान पर है। शीत ऋतु की सर्द हवाएं हम लोगों को इस समय मौसम बिल्कुल सर्द बनाए हुए हैं। इसी क्रम में हम आज जो साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हमारे साथ में हमारे चैनल पर आए हैं विजय प्रकाश सैनी विजय जी। विजय इनका उपनाम है। विजय प्रकाश सैनी जी प्रकृति के बहुत प्रेमी हैं, हम सबके बीच में हैं। अच्छा साहित्य लेखन है, अच्छी कविताएं लिखते हैं और अधिकतर यथार्थवादी कवि हैं। जो देखते हैं वही ये लिखते हैं, हम लोगों के सामने वही ये पेश करते हैं और इनकी कविताएं काफ़ी सराही जाती हैं। श्रीमती ब्रजलता मिश्र जी ने इनके बारे में लिखा है, लक्ष्मीबाई काव्यश्री सम्मान से सुशोभित ये, श्यामलाल सैनी के पुत्र होनहार हैं। माता जानकी बाई ने दिए ब्रज संस्कार, सरल स्वभाव होने से सभी के मित्र हैं। रेलवे के गार्ड पद से सेवा निवृत्त हुए, प्रकृति के प्रेमी, भावनाएं पवित्र हैं। साहित्य भूषण राष्ट्र गौरव से विभूषित विजय प्रकाश सैनी सुरभित इत्र हैं। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं विजय प्रकाश सैनी जी का। विजय प्रकाश सैनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपका नाम है विजय प्रकाश सैनी जी, आप झांसी के ही रहने वाले हैं, आपका जन्म झांसी में हुआ है। जी हाँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म झांसी में हुआ है और यहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई और मेरे फादर भी यहीं झांसी के ही हैं। तो हम यहीं पैदा हुए, यहीं पर शिक्षा दीक्षा ली और यहीं पर मैंने पूरी जिंदगी भर सर्विस करी। मैं रेलवे में गार्ड के पद पर था, तो पहले मालगाड़ी पे, फिर मेल एक्सप्रेस पे पहुंच के मैं सन 1978 में मैं गार्ड के पद पे अपॉइंट हुआ और 2013 में मैं रिटायर हुआ। तो ये मेरा जो साहित्यिक अभिरुचि है, ये हमारे घर का वातावरण साहित्यिक था और जितनी मैगजीन धर्मयुग, हिंदुस्तान, कादम्बरी उस समय आती थी, तो ये सब घर में पठन पाठन होता रहता था। तो मेरी साहित्यिक अभिरुचि तो शुरू से रही और मैं थोड़ा बहुत लेखन उस समय भी करता रहा। क्योंकि रेलवे में रहने की वजह से ये वातावरण उस टाइप का नहीं था रेलवे का, इसलिए वो ज़्यादा प्रखरता से नहीं आ पाई। लेकिन जब 13 में मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद मैं यहाँ के जो साहित्यकार थे बड़े बड़े, उनके संपर्क में आया और उनकी प्रेरणा पाकर फिर मैंने जो है आगे लिखना शुरू करा। तो आपने जो ये लेखन का आपकी जो यात्रा शुरू हुई, आपकी साहित्य के क्षेत्र में जो यात्रा शुरू हुई, जब आप रेलवे में थे, क्या ये उस समय से शुरू हुई या रिटायरमेंट होने के बाद आपने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए लेखन पठन पाठन का कार्य चालू किया? नहीं, ये इसमें कई कविताएं ऐसी हैं जो 82 की हैं, 85 की हैं। मैं रेलवे की, मैं गार्ड के पद पे था, तो गाड़ी में मुझे बहुत टाइम मिलता था, तो मैं जो देखता था वो उससे मैं लिखता रहता था। एक डायरी मेंटेन करी थी मैंने, तो ये थोड़ी थोड़ी कविताएं चलती रहती थी। तो लेखन तो मेरा जो है 80-85 से शुरू हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे रेलवे में चलता रहा इसी टाइप से। और बाद में इनका जो प्रकाशन हुआ वो 13 के बाद ही हुआ। तो आपको हम बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि विजय प्रकाश सैनी जी, विजय जी को काफ़ी सारे साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। झांसी में आप अपने घर में बहुत सुंदर एक बगीचा बनाए हुए हैं और उस बगीचे में हर महीने आपकी काव्य गोष्ठी होती है। तो ये गोष्ठी के विषय में आप बताइए, कब से प्रारंभ हुआ और कितने लोग करीब आते हैं, आपको क्या सहयोग प्रदान करते हैं और आपको कैसी अनुभूति होती है इस गोष्ठी को कराने में? साहित्यिक अभिरुचि मेरी शुरू से रही है और मैं साहित्यकारों से शुरू से जुड़ा भी रहा हूँ। जब सन 1962 में 65 में जो नीरज और सोम ठाकुर आते थे, तो मैं उनका कवि सम्मेलन में जाता था सुनने कविताएं। और संग संग में मुझे मुशायरों से भी काफ़ी शौक रहा। तो हाफिज सिद्दीकी स्कूल है, यहाँ पर मुशायरा होता था काफ़ी बड़ा,
तो मैं लगातार कई साल मुशायरा सुनने भी जाता था। तो गजल गीत और से मुझे काफी लगाव रहा। और जब ये 13 में मैं रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हो गया और अपने जो पारिवारिक दायित्व हैं उनसे भी मुक्त हो गया, तो मुझे फिर एक मौका मिला। तो फिर मैं साहित्यिक गोष्ठियां में जाने लगा और फिर धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना कि मैं अपने सैनी गार्डन में ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद की गोष्ठी कराने लगा। चूंकि मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का महामंत्री हूँ, इसलिए मुझे दायित्व मिला कि आप अपने साथ गोष्ठी हर महीने कराएं। तो हम लोग सन 13 से ये 23 खत्म हो गया है, 11 साल चल रहा है, तो मैं लगातार गोष्ठियां करा रहा हूँ, हर महीने गोष्ठी होती है। तो दर्शकों को अभी आप अपनी कोई एक कविता, कोई अच्छी जो आपने लिखी हो, तो वो हम दर्शक लोग भी सुनना चाहते हैं और खासतौर से हम भी आपसे ये कविता चाहेंगे कि आप सुनाइए। एक छोटी सी कविता मैं आपको दे रहा हूँ, जो आजकल के जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड है कि संबंधों को जलाए रखना, संबंधों को जलाए रखना और दुआ सलाम बनाए रखना। सब तो लुट गया आज के दौर में, तो जमीर को किसी तरह बचाए रखना। छाया अंधेरा चारों ओर है, पता चलता नहीं कौन किस ओर है। प्यार की एक लौ तो जलाए रखना, एक आस तो बनाए रखना, संबंधों को जलाए रखना। और हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये खरीदारों को बताए रखना, संबंधों को जलाए रखना। हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये संबंधों को आप बनाए रखना। बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई। और वास्तव में जो आपने यथार्थ जो लिखा है, तो बहुत यथार्थवादी युग के आप कवि हैं। आपकी काव्य कलश साझा संकलित जो पुस्तक है, सुना है आपकी 7 पुस्तकें साझा संकलन में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? जी हाँ जी। तो पहला ये काव्य कलश का निकला, तो उस समय श्री कृष्ण मुरारी सरकार जी ने मुझे प्रेरणा दी कि इसमें आप अपनी कविताएं साझा करिए। और उस समय श्री ओम शरण अत्री बड़े कवि थे, वरिष्ठ साहित्यकार थे। तो उन्होंने कहा सैनी तुम अपनी कविताएं लिख के मेरे पास भेजो, मैं देखूंगा और फिर अगर अच्छी हुई तो मैं आपको उसमें लूंगा, काव्य कलश में साझा करूंगा। तो उनकी सखा जी की प्रेरणा से और ओम शरण अत्री, नाथूराम शर्मा, ये वरिष्ठ साहित्यकार थे जो उसके कमेटी के मेंबर थे, चयन कमेटी के, उनके सामने मेरी कविताएं गई। उनने उसको अवलोकन करा और ये पाया कि ये छप सकती हैं। तो फिर उन्होंने ये उसको पहला काव्य कलश मेरी कविताएं छपी। उसके बाद फिर लगातार ये 7वां इस समय जो काव्य कलश आ चुका है संकलन, सन 23-22 में आया था, अब 8वां आने की काम चल रहा है। तो ये इसमें लगातार फिर मैं बराबर छपता आया। तो 7 काव्य संग्रह में मेरी कविताएं हैं। आपको सैनी जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये यथार्थ पर लिखते हैं, यथार्थवादी युग की ये कविताएं लिखते हैं। अतुकांत इनकी कविताएं होती हैं, लेकिन जो सीधे हृदय पर अपनी छा जाती हैं। हो सकता है किसी लोगों को उसमें व्यंग लगता हो, किसी को ये लगता हो, लेकिन ये जो देखते हैं वही लिखते हैं। ऐसे कलमकार को वास्तव में हम लोग ऐसे कलमकार का बहुत धन्यवाद देते हैं कि सही आईना जो समाज को दिखाने का कार्य करते हैं, वो कलमकार, कवि इन्हीं लोगों का होता है। आपकी एक पुस्तक जो अभी छपने जा रही है, सुना है वो भी बहुत अच्छी है, मैं कहता आंखन देखी। इसके बारे, इस पुस्तक के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? कब तक इसका विमोचन होगा, क्या है इसके बारे में? मैं कहता आंखन देखी ये काव्य यथार्थवादी कविताओं का काव्य संग्रह है और इस समय ये प्रेस में है और आशा है कि बहुत जल्दी फरवरी-मार्च तक ये आ जाएगा। तो होली के बाद इसका विमोचन फिर प्रोग्राम बनेगा जब ये आ जाएगा। और इसमें अधिकतर मेरी जीवन की लिखी अधिकतर कविताएं इसमें समाहित हो गई है। अधिकतर कविताएं हैं और जो मैंने अभी रिसेंटली नई लिखी है वो भी इसमें है और है सब यथार्थवादी कविता है। इसलिए इसका शीर्षक मैं कहता आंखन देखी ही लिया है। और इसमें डॉक्टर रामशंकर भारती ने इसकी भूमिका लिखी है।
झांसी के वरिष्ठ बुंदेली साहित्यकार और वरिष्ठ कवि श्री गौरीशंकर उपाध्याय जी ने इसकी विवेचना लिखी है, और झांसी के ही वरिष्ठ कवि, गीतकार, संगीतकार श्री भगवान सिंह राही जी ने इस पर पूरा रचना, कवि विजय प्रकाश सैनी के रचना संसार कह के इसका पूरा विवेचन लिखा है। और राजेश तिवारी, बिजलता बहन जी, बिजलता, इसमें मुझे काफ़ी संदेश लिखे हैं, इन्हें शुभकामना संदेश दिए हैं, और इन सबके सहयोग से ये आने वाली है किताब। आपकी मैं कहता आंखन देखी और जो काव्य कलश आपकी प्रकाशित हुई है, काव्य कलश तो मैंने पढ़ी भी है, बहुत अच्छी उसमें कविताएं आपकी लिखी हुई हैं। कोई ऐसी कविता जो आपको अंदर तक झकझोर देती हो, जो आपने लिखी, कुछ ऐसी कविता के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी देखो, आजकल क्या है कि जो हो रहा है उसके बारे में मैंने लिखा है, जैसा वातावरण चल रहा है और चलता आया है पहले भी, कि जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते, जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते, कितने सहमे हैं हम लोग, और पहले भी बिके थे वो आज भी बिक रहे हैं, कितने सस्ते हैं हम लोग, और जैसा चाहें वैसा हमारा उपयोग कीजिए, जैसा चाहें वैसा हमारा उपयोग कीजिए, कितने उपयोगी हैं हम लोग, और 100 जुर्म सहकर भी उफ ना करेंगे, जुर्म सहने के आदी हैं हम लोग, और कुछ मत करिए, बस ख्वाब दिखाइए, ख्वाब देखने के आदी हैं हम लोग, जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते, कितने सहमे हैं हम लोग। बहुत अच्छी कविता, कितने सहमे हैं हम लोग, बिल्कुल आपने यथार्थ लिखा है। आपकी कविताएं सुनने का कभी ऐसे नहीं लगता है कि हम लोगों को बोरियत महसूस हो रही है, एक के बाद एक आपकी सारी कविताएं हम लोग सुनते रहती हैं, हमारे दर्शक लोग भी सुनते रहती हैं। जिस गोष्ठी में आप जाते हैं एक अलग समा हो जाता है उस गोष्ठी में। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, सुनाएं आपको बागवानी का भी बहुत शौक है, आप अपने घर में पूरा बगीचा एक लगाए हुए हैं, उसमें काफी सारे प्लांट, मतलब कुछ फलों के भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पौधे लगे हुए हैं, काफी सारे, ढेर सारे गमलों में भी। तो आप समय पूरा आप ही ये सब करते हैं या कि कोई माली वगैरह से आप ये सब सारी? नहीं, ये मेरा ही दैनिक काम है, और रिटायरमेंट के बाद जो है मैंने अपना एक नियम बनाया है कि 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम के मैं अपने बगीचे को ही देता हूँ, और मैं ही उसको मेंटेन करता हूँ, और अधिकतर पेड़ जो है मैं खुद ही उगाता हूँ, बीज से या पौध लगा के, और फिर उसको मेंटेन करता हूँ, और सुबह शाम जो है दोनों टाइम उनको पानी देना, घास खोदना, ये सब चलता रहता है। और सीजन के हिसाब से जो फूल आते हैं मैं उनको लाता हूँ और उनको लगाता हूँ क्रम से। और अनार, आम, शरीफा, संतरा, अमरूद, इन सब के पेड़ मैंने लगा रखे हैं, जो समय समय वो फल देते रहते हैं। तो जो भी आता है उसके स्वागत के लिए कोई ना कोई फल तैयार रहता है, तो वो भी जो आएगा सो पाएगा कि सिद्धार्थ के अनुसार वो भी आता है। चलिए, जब कभी हमारा आना होगा तो हम भी आपके फलों का स्वाद जरूर चखना चाहेंगे। और बागवानी के ऊपर या जो आप काम कर रहे हैं, निसंदेह बहुत अच्छा आपका ये कार्य है। इसके ऊपर आपने क्या कभी कुछ लिखा है? हाँ, प्रकृति के ऊपर तो मेरी कई रचनाएं हैं। मैं अक्सर जो है प्रकृति के ऊपर लिखता रहता हूँ, और प्रकृति से मुझे परमेश्वर नजर आते हैं, इसलिए मैं बहुत उसके नजदीक ही रहता हूँ। मैं जब भी घर पे रहता हूँ तो मैं अपने गार्डन में अधिकतर समय गार्डन को ही देता हूँ, और वहाँ मुझे असीम आनंद की उपलब्धि होती है, और ऐसा लगता है जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान में जो आदमी एकचित्त हो जाता है, शांतचित्त हो जाता है, ऐसे में गार्डन में पहुंच के जब वो फूल, कलियां, चिड़िया, पत्तियां, बेलें जब देखता हूँ और वो खिलते हैं, फूल मेरे लगाए हुए, तो मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। वो बहुत बढ़िया लगा। मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें मैंने इसमें 5-6 कविताएं लिखी हैं जो इसमें छपेगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप पूरी की पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया साहित्य का आप अपने पास एक रखे हुए हैं। इतनी बड़ी आप अपने घर में लाइब्रेरी बनाए हुए हैं, काफ़ी उसमें पुरानी पुस्तकें, पौराणिक पुस्तकें, नई पुस्तकें
और मध्यकालीन भारत में जो लिखी जाती थी कुछ उसमें से लुप्त हो रही हैं पुस्तकें, वो भी आपके पास, आप काफ़ी अच्छा आपके पास पुस्तकों का संग्रह है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये पुस्तकों का शौक और साहित्यकारों को पढ़ने का शौक मुझे सर्विस पीरियड के क्या स्टूडेंट में जब मैं था तभी से मुझे लगा था। और हिंदी में मेरे 100 में से हमेशा 75, 78, 80 नंबर तक आए हैं हिंदी में। तो हिंदी साहित्य का शौक मुझे बहुत पहले से था। और जब मैं रेलवे में गार्ड बन गया तो मुझे दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इटारसी जाने का मौका मिलता था। तो मैं जब दिल्ली जाता था तो मैं वहाँ से बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें खरीद के लाता था। लखनऊ जाता था, वहाँ से भी मैं लाता था। कानपुर जाता था, वहाँ से। तो मेरा काम यही था कि रवि रूम में आराम करने के बाद मैं सीधा किताबों की दुकानों पे मार्केट में जाता था। और जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, इस समय शरद चंद्र का पूरा समग्र मेरे पास है, मुंशी प्रेमचंद का समग्र मेरे पास है, वृंदावनाथ वर्मा का पूरी उपन्यास का समग्र मेरे पास है, शरद चंद्र का समग्र मेरे पास है, बंकिम चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये सब समग्र मैंने वहीं से खरीद के लाए हैं। और इनको सबको पढ़ा भी है। मैं जब भी कोई किताब लाता तो पहले उसको पढ़ता, फिर उसको रखता था, फिर मैं दूसरी किताब लाता था। इसलिए जिंदगी भर मैंने अध्ययन करा है साहित्य का। और जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, नामवर सिंह के जो आलोचना के ग्रंथ हैं वो मेरे पास है, काशीनाथ सिंह का जो है वो मेरे पास है। और जितने अपने साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र में जितने संत कवि हैं, उनकी जितनी संत रचनाएं हैं, सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, रहीमदास है, रसखान है, ये सब की संग्रह मेरे पास है। और जब मुझे जो सा अच्छा लगता है, मेरा मूड होता है, मैं उनको निकाल के पढ़ता रहता हूँ। और आज ही मैंने जो है, कल ही मेरे पास किताब आई है। तो नजीर अकबराबादी बहुत बड़े एक शायर हुए हैं, जो नजीर अकबराबादी के नाम से कविता लिखते थे। उनकी एक ग्रंथावली मैंने अभी मंगाई है, जो भोपाल से आई है मेरे पास। तो उसमें उनके जीवन के वो 95 ईयर्स तक जिंदा रहे नजीर अकबराबादी। और उनने कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत अच्छा लिखा, शंकर जी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा, रामचंद्र जी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा। और उनने जो भी लिखा है वो जन्म जैसे कबीर का है वैसा ही नजीर का है। तो नजीर की वो ग्रंथावली मुझे मालूम पड़ी कि भोपाल में है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा और फिर वो पूरी ग्रंथावली जो रामचरित मानस जितनी मोटी है वो मैंने मंगाई। तो मुझे ये शौक है ये इसका किताबों का और साहित्य का शुरू से रहा है। और आज भी मैं सुबह शाम गार्डनिंग करता हूँ और दोपहर में मैं साहित्य की किताबें पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में, आप इतनी रोचक आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो समय यहीं थम गया हो। अच्छा, आजकल जैसा कि माहौल है, हर जगह राममय वातावरण है, प्रभु श्री राम की भक्ति सभी ओर देखने को मिल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मतलब इससे पहले कभी इस तरीके का माहौल हमारे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिला। क्या भगवान राम के ऊपर आपने कुछ लिखा है क्या? जी हाँ, लिखा है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही राम की एक कविता अपने फेसबुक में उसमें डाली है। और राम मेरे इष्ट भगवान है। राम मैं शुरू से ही मैं राम को मानता रहा। और ये मेरा जो राम जी का जो है, जो मैं उन्हें इष्ट मानता हूँ, ये मुझे रामलीला की प्रेरणा से मिला। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे मोहल्ले में रामलीला होती थी, तो हम लोग बड़े शौक से रामलीला देखने जाते थे। ये सन 60 के पहले की बात, तो 70 के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो रामलीला में पूरे रामचरित का नाटक होता था, उसमें राम बनते थे, सीता बनती थी और पूरा वो होता था। उसी समय से मुझे राम के प्रति जो है अधिक आस्था हुई, प्रेम हुआ उनसे, और वो मेरे इष्ट बन गए। और मैं रेलवे में रहा तो मैं उनका नाम लेके ही गाड़ी पे जाता था। और जब मैं घर आता था तो उनको धन्यवाद देता कि प्रभु की कृपा से जो मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि रेलवे की नौकरी भी बड़ी कठिन है। तो मैंने राम भरोसे वो नौकरी कटी। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और मैं हमेशा जब दुआ पढ़ता हूँ दूसरा ये कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, मोह से पति तपंग की तुम पत राखो राम। तो राम ने मेरी खूब पत रखी और मुझे इस लायक करा कि आज ये शरद भैया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की कृपा से है, सब राम जी की कृपा से सब हुआ।
अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भगवान राम के बारे में भी आपने लिखा, सारी चीजें, कोई ऐसी और कोई कविता जो आप हमारे दर्शक को सुनाना चाहें? और हाँ, मैंने कुछ 2-3 गजलें भी लिखी है और हल्की फुल्की रचनाएं भी हैं, गंभीर रचनाओं के संग संग में मैं आपको एक दे रहा हूँ। आंखों में बसा लो काजल की तरह, आंखों में बसा लो काजल की तरह, और सारे गम बरस जाएंगे बादल की तरह। और क्यों देखते हो आप इस तरह, क्यों देखते हो आप इस तरह, कहीं फिर ना बहक जाऊं मैं पहले की तरह। अच्छा है। तो जिंदगी कट ही जाती किसी तरह, जिंदगी कट ही जाती किसी तरह, अगर आप ना आते जिंदगी में जिंदगी की तरह। अच्छा हुआ ये वक्त भी आया जब दोस्त मिले अजनबियों की तरह, और संभाला बहुत आखिर रो ही दिया जब आपने देखा मुझे अपनों की तरह। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपका लगा। हमारे चैनल के बारे में, संस्कृति केशव कुल जो हमारा चैनल है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, बहुत बढ़िया प्रयास है ये, और इससे क्या है कि साहित्यकारों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लोग उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और उससे जो है उनकी जो है प्रसिद्धि बढ़ेगी और उनकी कविताओं की का वैल्यूएशन होगा। समाज उनकी कविताओं को पढ़ेगा तो उसको वैल्यू देगा कि भाई ये कवि कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कैसे, क्या गहन चिंतन मनन का है, सब्जेक्ट ये ऐसी हल्का फुल्का है। तो ये सब चीजों से जो है वो समाज में जाता है, और साक्षात्कार जब जो लोग देखते हैं तो उसके बारे में भी वो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विमर्श करते हैं, और इससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। और मैं इनको बड़ा धन्यवाद दूंगा कि जो है ये ने कि अच्छा ये मतलब कौन सा संस्कृति चैनल शुरू करा है, और इससे जो झांसी के लोग जो कवि हैं और बाहर के जो कवि आएंगे और उनको काफी मदद मिलेगी और वो काफी प्रसिद्धि भी मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे बीच में विजय प्रकाश सैनी जी, विजय के नाम से ये कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, गजलकार हैं, कवि हैं। इनका हमारे चैनल संस्कृति केशव कुल में आने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।